मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम एवं अध्ययन की विधियाँ। इससे पूर्व हमने संसाधन भूगोल की अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, विकास, उद्देश्य, संसाधन भूगोल की संकल्पनाएं आदि का अध्ययन किया था। आज हम संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम और इसकी अध्ययन की विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। संसाधन भूगोल में अध्ययन हेतु भूगोलवेत्ताओं द्वारा विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है वस्तुगत उपागम, दूसरा है क्रमबद्ध उपागम, तीसरा प्रादेशिक उपागम, चौथा सैद्धांतिक उपागम और पांचवा है संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम। प्रथम वस्तुगत उपागम। वस्तुगत उपागम वस्तुगत उपागम के अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग अध्ययन किया जाता है और संसाधनों के विश्व वितरण स्वरूप को विश्लेषित किया जाता है। दूसरा है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम को प्रकरण उपागम भी कहते हैं। क्रमबद्ध उपागम में प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरणों के अनुसार अध्यायों में वर्णन किया जाता है और उनकी वितरण संबंधी विशेषताओं का क्रमबद्ध विवेचन होता है, जिससे कि संसाधन भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट हो सके। तीसरा है प्रादेशिक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत सर्वप्रथम विश्व को प्रदेशों में बांट लिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक प्रदेश के सभी संसाधनों के वितरणों और उनका प्राकृतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित करके इन अंतर संबंधों का विश्लेषण विस्तार से किया जाता है। चौथा है सैद्धांतिक उपागम। सैद्धांतिक उपागम में किसी भी संसाधन और इन संसाधनों के प्रदेशों की विशेषताओं और उनके संसाधन वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन कुछ प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है। पांचवा है संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम। इस उपागम में पृथ्वी पर विद्यमान संसाधन और मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल की अध्ययन विधियाँ। संसाधन और उनके उपयोग की स्थानीय विभिन्नताओं का अध्ययन करते समय कुछ समस्याएं सामने आती हैं, जैसे संसाधन की स्थिति कहाँ है, संसाधनों की विशेषताएं क्या हैं, संसाधन और संसाधनों के
उपयोग किन तत्वों और घटनाओं से संबंधित है? संसाधनों का वितरण प्रतिरूप कैसा है? और संसाधनों से संबंधित कई प्रकार की समस्या किसी भी प्रदेश के संसाधनों का अध्ययन करने में सामने आती हैं। इन सभी समस्याओं का उपयुक्त उत्तर संसाधन भूगोल के अध्ययन में निम्नलिखित विधियों को अपनाकर ज्ञात किया जा सकता है। संसाधन भूगोल की अध्ययन की विधियाँ इस प्रकार हैं। पहली है स्थिति एवं वितरण प्रतिरूप का अध्ययन। दूसरा है संसाधन और उनकी विशेषताओं का अध्ययन। और तीसरा है संसाधन एवं उनके उपयोग का अन्य प्राकृतिक तत्वों से संबंध। सर्वप्रथम स्थिति एवं वितरण प्रतिरूप का अध्ययन। किसी भी संसाधन की प्रादेशिक विभिन्नताओं का वास्तविक स्वरूप उसकी स्थिति, उसके वितरण प्रतिरूप के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यदि खनिज तेल का अध्ययन करना है तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक होगा कि विश्व में खनिज तेल क्षेत्र का उत्पादन कहाँ कहाँ है, इनका वितरण कैसा है और किस प्रकार का है तथा इनके क्षेत्रीय वितरण में परस्पर क्या संबंध है। वितरण और प्रतिरूप के ज्ञान से उसकी स्थिति जानना आसान हो जाता है। प्रतिरूप पृथ्वी तल पर किसी तत्व की व्यवस्था को दर्शाता है। वितरण प्रतिरूप से उस तत्व की पूर्णता का ज्ञान होता है, बल्कि उसकी मात्रा की भिन्नता का भी पता चलता है। वितरण प्रतिरूप की सहायता से एक भूगोलवेत्ता अपनी रुचि के क्षेत्रों की सीमा निर्धारण कर सकता है, जिसके द्वारा वो क्षेत्र पेटी, प्रदेश, कटिबंध, खंड या परिमंडल आदि का निर्धारण किया जाता है। दूसरी विधि है संसाधन और उनकी विशेषताओं का अध्ययन। संसाधनों की स्थिति, वितरण और प्रतिरूप को समझने के बाद संसाधन की विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रादेशिक भिन्नता जितनी अधिक होती है उतनी ही उनके विविध पक्ष और प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं। जैसे चावल का उत्पादन और वितरण प्रतिरूप ज्ञात करने के बाद उससे संबंधित अन्य विशेषताएं ज्ञात होना आवश्यक है। जैसे चावल की कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, ये क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त हैं अथवा नहीं, या फिर क्यों हैं। कृषिगत क्षेत्र का कितना भाग चावल की कृषि के अंतर्गत आता है। विभिन्न भागों में चावल की कौन कौन सी किस्में उत्पन्न की जाती हैं। चावल का कितना उत्पादन होता है और इसका प्रति हेक्टेयर क्षेत्र कितना है और प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या है। किन भागों में इसका कृषि में महत्वपूर्ण स्थान है तथा किन विशिष्टताओं के कारण यह अन्य फसलों के उपज क्षेत्रों से भिन्न है। क्या अन्य फसलों का उत्पादन इसके साथ होता है।
किन क्षेत्रों में चावल स्थानीय उपभोग में ही समाप्त हो जाता है? चावल की दृष्टि से इन विविध पक्षों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर अन्य प्रकार की कृषि क्षेत्र अन्य स्थानों की कृषि से किस प्रकार भिन्न है, इसका पता चलता है। इसीलिए भूगोलवेत्ता को सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि चावल की कृषि की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि तभी वह इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मानचित्र पर इससे संबंधित प्रदेशों की सीमाओं को निर्धारित कर सकता है। इसीलिए संसाधन और उससे संबंधित विशेषताओं का अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। तीसरी अध्ययन की विधि है संसाधन एवं उनके उपयोग का अन्य प्राकृतिक तत्वों से संबंध। यह अंतर संबंध 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्य कारण संबंध, दूसरा है प्राकृतिक एवं मानविक अंतर संबंध और तीसरा है आंतरिक एवं बाह्य अंतर संबंध। पहला है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध के अंतर्गत उन संबंधों को विश्लेषित किया जाता है जो किसी भी प्रदेश में संसाधन के उत्पादन, उसके वितरण और उपभोग के प्रतिरूप के मध्य रहता है। किसी भी संसाधन के उत्पादन और उपभोग के लिए कुछ आवश्यक कारक अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कृषि की किसी फसल के उत्पादन के लिए प्राकृतिक कारकों में तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि, ये कारक कहीं पूर्ण रूप में उपलब्ध होते हैं तो कहीं इनमें कमी पाई जाती है। कमी वाले क्षेत्रों में इनका प्रभाव सीमित रहता है, जिससे उत्पादन सीमित मात्रा में रह जाता है और उत्पादन में कमी हो जाती है। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में रबर उत्पादन के लिए सभी दशाएं विद्यमान हैं, लेकिन अमेज़न घाटी में ये कारक पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे वहाँ इसके उत्पादन में कमी आई है। कार्य कारण संबंधों का एक पक्ष किसी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था से भी है, जो किसी आर्थिक तत्व या कार्य विशेष की उस प्रदेश विशेष में स्थिति, वितरण और प्रतिरूप के प्रभाव से विकसित होती है। इसमें इस पक्ष के प्रभाव की विवेचना भी की जाती है और उत्पादन में वृद्धि से आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनका विश्लेषण कार्य कारण संबंध विश्लेषण के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्राकृतिक एवं मानवीय अंतर संबंध। मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत ही विकसित होता है और अपनी समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादन करता है। प्राकृतिक वातावरण कभी भी यह निर्धारित नहीं करता कि मानव को क्या करना है, वह किस स्थान पर कितना उत्पादन करेगा और कितना उपभोग करेगा, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वातावरण मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। मानव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने बहुत से कार्यों को करता है और
वातावरण इसमें मानव की सहायता भी करता है। किसी भी प्रदेश के आर्थिक क्रियाकलाप और प्राकृतिक वातावरण में परस्पर अंतर संबंध होता है, जिसका अध्ययन और विश्लेषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है आंतरिक और बाह्य अंतर संबंध। कोई भी प्रदेश पूर्णतः निर्भर नहीं होता, वह अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे प्रदेशों पर निर्भर करता है। अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों के बीच के आंतरिक और बाह्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। कुछ संसाधन सीमित होते हैं, कुछ का उत्पादन और उपभोग किसी प्रदेश में अधिक होता है तो किसी में कम, और इनमें परिवर्तन भी एक साथ होते रहते हैं। यदि एक तत्व समाप्त हो जाता है या उसके वितरण प्रतिरूप में कोई परिवर्तन आता है तो उसकी विशेषताओं में भी अंतर आ जाता है, जिसके फलस्वरूप अन्य तत्व भी प्रभावित होते हैं। वर्तमान में यातायात के साधन का विकास निरंतर होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश अन्य प्रदेशों से अप्रभावित होकर नहीं रह सकता। इसीलिए अंतर प्रदेशीय और प्रदेशांतरिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। इसीलिए किसी भी भूगोलविदता के लिए इन संबंधों का अध्ययन आवश्यक होता है। उपयुक्त विधियों के द्वारा संसाधन और उनके वितरण, उत्पादन, उपभोग का अन्य तत्वों से अंतर संबंध जाना जा सकता है। प्रत्येक संसाधन का अन्य संसाधनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जटिल संबंध होता है, जिसका विश्लेषण करना संसाधन भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है।